जय श्री राधे फ्रेंड्स। शिवा ने गहरी सांस ली, ओजल की ओर देखा। ओजल ने पसीना पोंछा और हल्के से मुस्कुराई। कैसा किया? शिवा हल्का सा मुस्कुराकर बोली, अरे झक्कास मेरी जान। ओजल ने प्राउडली कहा, सिखाया तुमने ही है मास्टर। दोनों ने पलटकर उस आदमी की तरफ देखा जो गाड़ी के पास खड़ा था। दोनों चलकर उसके पास आने लगी। दोनों ने पलटकर उस आदमी की तरफ देखा जो गाड़ी के पास खड़ा था। दोनों चलकर उसके पास आने लगी और उस आदमी की धड़कनें तो तेज हो गई, पैर कांपने लगे। उसके सामने आकर दोनों खड़ी हो गई और कड़क नजरों से उसे देखने लगी। वह आदमी थोड़ी घबराई हुई आवाज में बोला, मुझे माफ कर दो प्लीज। तुम लोगों को जितने पैसे चाहिए, जितने भी चाहिए, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। रुको रुको, मैं तुम्हें एक और भी पैसा देता हूँ। वो गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा कि शिवा ने एकदम से उसका कॉलर पकड़ लिया। उस आदमी के रोंगटे खड़े हो गए। शिवा ने कहा, तू तकलीफ मत कर बुढ़ऊ, पैसे तो तेरे सारे हम ही लेंगे, पर पहले तूने जो कांड किया है उसकी सजा तो तुझे दे दे। थोड़ी देर में वो आदमी जोर से चिल्ला गया। बाइक स्टार्ट हुई। ओजल शिवा के पीछे आराम से बैठ गई और मुस्कुराकर दोनों ने उस आदमी की तरफ देखा जो सिर्फ अंडरवियर में था और पेड़ से उल्टा लटक रहा था हवा में। जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे नीचे उतारो प्लीज, मुझे नीचे उतारो। लेकिन उसके पैर में को बांधकर उसे शिवा ने पेड़ की डाल से उल्टा लटका दिया था। बगल में पत्थर पर उस पेन ड्राइव के भी दो टुकड़े कर दिए थे जिससे ओजल ने सारा डाटा कलेक्ट किया था। आते जाते शिवा ने इस पेन ड्राइव के भी टुकड़े कर दिए थे। उस आदमी का सारा पैसा बैग में भरा और दोनों वहां से निकल गई। शुभी कैबिन में बैठी हुई थी। उसके सामने उसका लैपटॉप रखा हुआ था और कुछ फाइलें खुली हुई थी, जैसे वो कुछ जरूरी काम कर रही थी। लेकिन शायद वो काम उतना जरूरी नहीं था क्योंकि शुभी का ध्यान बार बार उस काम से भटक कर कहीं और ही जा रहा। तो वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठी हुई थी। तभी कैबिन का दरवाजा खुलता है और पियोन कॉफी का कप लेकर अंदर आता है। कॉफी के कप को टेबल पर रखकर वो वापस जाने ही लगता है कि तभी अचानक शुभी की आवाज से उसके कदम रुक जाते हैं। सुनो। पियोन रुककर शुभी की तरफ देखता है और फिर हल्का सा सर झुकाकर कहता है, जी मैडम। शुभी कुछ पूछना चाहती थी लेकिन हिचकिचा रही थी। उसने अपना गला साफ किया, थोड़ा ऑकवर्ड होकर पूछा, वो मिस्टर राव मीटिंग खत्म करके वापस आ गए? शुभी अगस्त की बिजनेस पार्टनर थी। इस बिजनेस को वह दोनों मिलकर संभालते थे। लेकिन 18 साल तक एक ऑफिस में काम करने के बावजूद भी शुभी कभी अगस्त की आंखों के सामने नहीं आती थी, सिवाय कुछ मीटिंग्स और प्रेजेंटेशंस के अलावा जहां दोनों मौजूद होते थे। पियोन ने कहा, जी वो अभी अभी आए हैं, अभी अभी मैं उनके कैबिन में कॉफी रखकर आया हूँ। शुभी हल्की सी आंखें सिकोड़ लेती है। अगस्त लंच टाइम में भी कॉफी नहीं पीता था? कॉफी पीने से वो कहता था कि भूख मर जाती है। शुभी ने पूछा, इस वक्त कॉफी? वो लंच नहीं कर रहे थे। पियोन ने जवाब दिया, मैडम लंच के टाइम पर वो हर रोज कॉफी ही लेते हैं। मैंने आज तक कभी उन्हें लंच करते नहीं देखा और उनके कैबिन में भी मुझे कभी उनका लंच बॉक्स दिखाई ही नहीं दिया। यह सुनकर शुभी थोड़ा सा हैरान हो जाती है, पर फिर एक गहरी सांस लेकर कहती है, वो वहाँ टेबल पर टिफिन रखा है, उस उसे उनके कैबिन में पहुंचा दो। सुबह की बात पर ज्यादा कुछ रिएक्ट ना करते हुए पियोन बस हल्का सा सर हिला देता है और टेबल पर रखे हुए टिफिन को उठाया और उसे लेकर कैबिन से बाहर चला गया। शुभी ने एक गहरी सांस ली और कुर्सी से अपना सर लगा। पता नहीं वो ये क्यों कर रही है। आज 18 साल बाद उसे अचानक उस इंसान की फिक्र क्यों हो रही है। पता नहीं खाना खाया होगा भी या भूखा ही चला आया ऑफिस। कहीं ना कहीं रात की पार्टी में समायरा की कही बातों ने उसे झंझोड़ कर रख दिया था। अगस्त वॉशरूम से बाहर निकलता है और आराम से सोफे के पास जाकर बैठ जाता है। सोफे पर पड़े सिगरेट के बॉक्स को उठाकर सिगरेट निकाल कर मुंह में रखता है और लाइटर से जलाने ही वाला होता है कि तभी दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज आती है। पियून अंदर आता है। उसके हाथ में लंच बॉक्स था। पियून ने लंच बॉक्स को टेबल पर रखते हुए कहा, सर मैडम ने इसे भिजवाया है। अचानक पियून की बात सुनकर अगस्त हैरान हो जाता है। वो लंच बॉक्स की तरफ देखता है। शुभी ने उसके लिए लंच भिजवाया है? आज अचानक उसे उसकी इतनी फिक्र कैसे हो गई? पियून जाने लगता है। अगस्त पियून से कहता है, एक मिनट। जी सर। सुबह अपने कैबिन में लंच बॉक्स ओपन करती है और सोफे पर बैठ जाती है। शुभी आज पहली बार ऑफिस
में 2 लंच लेकर आई थी, शायद अगस्त के लिए ही। वह खाने का एक निवाला तोड़कर खाने ही वाली होती है, तभी पियोन केबिन के अंदर आता है। शुभी की आईब्रोज सिकुड़ जाती है ये देखकर। पियोन के हाथ में लंच बॉक्स था जो उसने अगस्त के लिए भिजवाया था। इसे ये वापस क्यों लेकर आया है? पियोन ने कहा, जी मैडम, वो सर ने ये भिजवाया है और साथ में बोला है कि उनकी फिक्र ना करें। पियोन ने डब्बा वहां पर रखा और चला गया। शुभी के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन से भरे हुए गुस्से के भाव नजर आ रहे थे। अपनी मुट्ठी को जोर से कसते हुए कहा, आखिर अपने आप को समझता क्या है ये? अगर नहीं खाना तो रहे भूखा, मुझे क्या? शुभी ने निवाला तोड़ा और जैसे ही वो खाने को हुई उसके हाथ रुक गए। उसके अंदर की बेचैनी ने जैसे उसे वो निवाला खाने ही नहीं दिया। शुभी वापस अपने निवाले को प्लेट में रखकर टिफिन को वापस पैक करने लगती है और उसके बाद अपने लंच को वहीं पर बंद करके अपने काम में लग जाती है। शिवा और उज्जवल एक आश्रम के ऑफिस में बैठे हुए थे। आश्रम में हेड, जो आश्रम को मैनेज करती थी, वह ऑफिस में आई और उन दोनों को देखकर मुस्कुराकर बोली, अरे तुम दोनों? ओजल और शिवा बेंच से खड़े हो गए। शिवा के हाथ में पैसों का भरा हुआ बैग था। उसने बैग को सामने टेबल पर रखा और कहा, हम लोग बच्चों के लिए कुछ हेल्प लेकर आए हैं। यह सुनकर वह औरत थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई। हेल्प मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। ओजल आगे आकर बोली, मैम, हम एक्चुअली कुछ पैसे लेकर आए हैं, यहाँ पर बच्चों के काम आएंगे। यह सुनकर वह औरत थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई। आगे आई और बैग को खोला तो उसकी आंखें बाहर निकल आई, क्योंकि पैसों से भरा हुआ बैग वहां पर उसकी आंखों के सामने, बिल्कुल उसकी आंखों के सामने था। उसने पैसों को हाथ लगाकर डिसबिलीफ के साथ कहा, इतने सारे पैसे? उसने उन दोनों की तरफ देखा। शिवा थोड़ा ऑकवर्ड होकर यहाँ वहां देखने लगी। ओजल हल्का सा मुस्कुराई। उस औरत ने कहा, इतने सारे पैसे कहाँ से लाए हो तुम लोग? फिर उसने अपनी आंखों को संकीर्ण किया और कहा, कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहे तुम लोग? शिवा ने अपने सर को पीछे से हल्का सा खुजाया और थोड़ी सी मवालियों वाली भाषा का प्रयोग करते हुए कहा, मैडम, तेरे को क्या करना है? हम पैसे कहीं से भी लेकर आए हों, तेरे को बस मिल रहे हैं ना? इनको रख और बच्चों का इलाज करवा। वैसे भी गलत काम मतलब कौन सा हम मर्डर कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, चिंता मत कर। जिन बच्चों का ऑपरेशन होना है उसमें इन पैसों का इस्तेमाल कर, ताकि उनके इलाज में कोई प्रॉब्लम ना आए। वह औरत थोड़ा चुप होकर खड़ी हो गई। ओजल आगे आकर बोली, मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, हमने कोई भी गलत काम नहीं किया है। ये हमारी मेहनत के पैसे हैं। हमने इन पैसों को कमाने में बहुत मेहनत की है और हम अब यह डोनेशन में देना चाहते हैं। तो यहाँ पर जिन बच्चों की आईज की सर्जरी होने वाली है उनके इलाज में ये पैसे काम आएंगे। वह औरत ने एक बार फिर से पैसों की तरफ देखा। पैसे बहुत ज्यादा थे, पूरा बैग भरा हुआ था। फाइनली उसने एक गहरी सांस लेकर बैग की चैन को बंद किया और कहा, हमने इतने डोनेशन कैंप चलाए लेकिन इतने पैसे तो फिर भी जमा नहीं कर पाए। इन पैसों से 4-5 बच्चों की आंखें वापस आ सकती हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम दोनों का थैंक यू कैसे करूं। शिवा ने टेढ़ा सा मुंह बनाया और फिर कहा, इसमें समझने की क्या बात है? मुंह खोल और बोल थैंक यू। और औरत मुस्कुराकर बोली, थैंक यू। एक गहरी सांस लेकर शिवा वहां से चली गई। ओजल थोड़ा ऑकवर्ड होकर मुस्कुराकर बोली, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है मैम, बस बच्चों का इलाज अच्छे से करवा देना। उसके बाद वह भी भागते हुए शिवा के पीछे चली गई। वह औरत ने एक बार फिर से बैग को देखा और फिर उसे उठाकर सुरक्षित जगह पर रखने के लिए चली गई। शिवा ने अपनी पॉकेट से सिगरेट निकालकर मुंह में रखी, लाइटर से जलाई और फिर उसका कष्ट लेते हुए आगे बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर इरिटेटिंग से हाव भाव थे। आसपास बाकी बच्चे खेल रहे थे। वहां खुला मैदान था जिस पर छोटी छोटी घास उगी हुई थी। वहां पर ये अनाथ आश्रम था। लोकेशन सुंदर थी, काफी ज्यादा। वहां पर एक बड़ा सा तालाब था जिसके आगे कुछ बैरियर्स लगे हुए थे। उसके पास जाकर शिवा वहां पर खड़ी हो गई और आराम से सिगरेट फूकने लगी। ओजल तुरंत उसके पास आई और कहा, सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। शिवा धुएं को हवा में उड़ाते हुए बोली, मेरे को पता है, ज्यादा ज्ञान मत दे। यह बोलकर वो फिर से पीने लगती है। ओजल ने हाथ आगे बढ़ाया और कहा, ठीक है तो फिर मुझे भी दे। शिवा ने तिरछी नजरों से ओजल की तरफ देखा और कहा, पहले अंडे में से बाहर निकल।
ओझल ने मुंह बनाते हुए कहा, कमाल है, तुम खुद तो पीती हो, मुझे क्यों नहीं पीने देती? शिवा फिर से एक गहरी कस लेते हुए बोली, ये सब कुछ तेरे लिए नहीं है, और अब ज्यादा पका मत, तूने ऑलरेडी दिमाग का दही करके रखा है। ओझल ने कहा, अभी भी नाराज हो क्या मुझसे? शिवा उसकी तरफ देख कर बोली, नाराज? अरे, अपन को गुस्सा आ रहा है तेरे पे, मन कर रहा है कि तेरे को उठाऊं और तालाब में फेंक के मारूं। यह बोलकर फिर से अनोइंग फेस बनाकर वह सिगरेट का कश लेती है। ओझल ने मुंह बनाते हुए शिवा की तरफ देखा। शिवा ने कहा, देख, मैं ये नहीं बोल रहा कि इनको पैसे देकर गलत किया, लेकिन सारे पैसे देने की क्या जरूरत थी? आधी गड्डियां हम अपने पास भी तो रख सकते थे। अरे, अपने पास देहला तक नहीं है और तुम यहाँ समाज सेवा के लिए निकल पड़ी हो। एक दिन सड़क पर लाकर छोड़ देगी ये लड़की मेरे को? शिवा की बात सुनकर ओझल हंस देती है और फिर पीछे से आकर उसे हक कर लेती है। उसके पेट पर अपने हाथों को लपेट लेती है। शिवा ज्यादा कुछ रिएक्ट ना करते हुए चुपचाप सिगरेट पीती है और उसकी कोल्ड आंखें तालाब को देख रही होती हैं। शिवा ओझल के लिए उसकी बड़ी बहन जैसी थी। शिवा की उम्र करीब करीब 20 से 26 थी। अनाथ शिवा के लिए ओझल उसका परिवार थी और ओझल के लिए शिवा ही उसका परिवार थी। ओझल ने शिवा से कहा, शिवा, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। इस वक्त इन पैसों की हमसे ज्यादा जरूरत उन मासूमों को है। यहाँ पर कितने बच्चे ऐसे हैं जो जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं, जिनके हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए पैसे नहीं, आई सर्जरी के लिए पैसे नहीं, पैसे ना होने की वजह से वो लोग इस खूबसूरत दुनिया को देख भी नहीं पा रहे। अगर हम इसमें से थोड़ी सी मदद कर सकते हैं तो गलत क्या है? ओझल की बात सुनकर शिवा ने उसकी तरफ देखा और कहा, लो, हो गया फिर तेरा इमोशनल ड्रामा शुरू। शिवा सिगरेट को पैर के नीचे कुचल देती है और फिर आश्रम से बाहर की तरफ जाने लगती है। मुस्कुराकर ओझल भी उसके पीछे जाने लगती है, पर अचानक उसके कदम रुक जाते हैं। अपना सर एक हाथ से पकड़ लेती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसका सर थोड़ा सा घूम गया। पास में खेलते हुए बच्चे उसे घूमते हुए दिखाई देने लगे। सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगा और फिर मानो जैसे अंधेरा सा छाने लगा। तभी एक तेज आवाज सुनी उसने, क्या कर रही है? अब चल यहाँ से। उधर इच मगरमच्छों का डिनर बनने का इरादा है क्या तेरा? ओझल थोड़ा होश में आई और फिर वह भी आश्रम से बाहर चली गई। शिवा बाइक पर बैठकर बाइक ऑन करती है। ओझल उसके पीछे बैठती है और फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। कबीर अपने गार्डन में खड़ा हुआ था, हाथ में गन लेकर। वो सामने खड़े कुछ लोगों के सर पर रखे हुए फलों को एक एक गोली के साथ उड़ा रहा था। वो आदमी काफी डरे हुए लग रहे थे। कबीर ने सारे फ्रूट्स उड़ाने के बाद अपने लोगों को इशारा किया तो उन्होंने पहले से भी ज्यादा छोटे फ्रूट्स उन लोगों के सर पर रख दिए। इस बार कबीर का गोली चलाने का स्टाइल अलग था। वो पलट गया, अब इन आईने में देखकर गोली चलाएगा। पीछे की तरफ यह देखकर सब लोगों के पैर बुरी तरह से कांपने लगे। कबीर फायर करना शुरू कर देता है। इस बार वह जानबूझकर गलत फायर करता है, जिस वजह से गोली किसी के कंधे पर लग जाती है तो किसी के हाथ पर लग जाती है। लेकिन एक बार भी ऐसी जगह नहीं लगी जहां से उनकी जान जा सके, क्योंकि कबीर का इरादा उन्हें जान से मारने का बिल्कुल भी नहीं था। फिलहाल के लिए तो नहीं। गौतम चुपचाप वहां पर खड़ा हुआ था। ये तो उसके बॉस का स्टाइल है जिससे हर कोई वाकिफ है। अब यह लोग अब तक राज की बात बताने के लिए अपना मुंह नहीं खोलेंगे। कबीर इन लोगों को ऐसे ही टॉर्चर करेगा, ना जान से मारेगा, लेकिन हर सेकंड इन्हें एहसास दिलाएगा कि मौत कभी भी उनके पास आकर उन्हें अपने आगोश में ले सकती है। और ये डर भयानक होता है। तभी एक आदमी जोर से चिल्लाकर बोला, नहीं 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 नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं बताता हूँ। आदमी की बात सुनकर गौतम, जो अपने सीने पर हाथों को फोल्ड करके खड़ा था, उसके हाथ अनफोल्ड हो जाते हैं हमेशा की तरह। वह अपने सूट बूट में, आंखों पर काला चश्मा के साथ काफी हैंडसम लग रहा था, जबकि कबीर सिर्फ अपनी बॉक्सर्स में खड़ा था। उसने तो पूरे कपड़े भी नहीं पहन रखे थे और कसम से उसकी मस्कुलर बॉडी आज भी काफी हॉट लग रही थी। उसने पलटकर देखा तो एक आदमी ने अपने हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, मैं बताता हूँ प्लीज, अब ये मौत का खेल खेलना बंद कीजिए प्लीज। कबीर हल्का सा अपना सर हिलाकर गौतम को इशारा करता है।
गौतम जाकर उस आदमी को खोल देता है और कॉलर से घसीट कर कबीर के पास लेकर आता है। कबीर आराम से कुर्सी पर बैठ जाता है और अपने पैर को ऊपर दूसरे पैर के ऊपर रखकर अपनी गन को लोड करते हुए बोला, बकना शुरू कर। उस आदमी ने कांपती हुई आवाज में बोलना शुरू किया, ब, 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 वो लोग एक। उसने इतना ही कहा था कि उन बाकी के खड़े दो आदमियों में से एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, क्या कर रहे हो तुम? कुछ भी मत बताओ, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा बॉस हमें कुछ भी नहीं होने देगा। यह सिर्फ हमें डरा रहा है, हमें डराना नहीं, हमें डरना नहीं है। उसने सिर्फ इतना ही कहा था कि कबीर ने गन उठाकर दोनों को शूट कर दिया और गोली सीधा उनके माथे के बीचों बीच जाकर लगी और दोनों वहीं पर मर गए। कबीर के पैरों में पड़े आदमी ने जब यह देखा तो उसकी सांसें हलक में अटक गई। कबीर रिलैक्स होकर बैठा और बोला, हाँ, तो क्या बोल रहे थे तुम? उस आदमी के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया था। उसका गला सूख गया था बुरी तरह से। उसने अपना सलाइवा गटका और कबीर की तरफ देखने लगा। यह आदमी जितना चिल जितना कूल दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसके चुंगल से तो इनका कोई बॉस इन्हें बचा ही नहीं सकता। उस आदमी ने हिम्मत करके बोलना शुरू किया और कबीर को काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी। कबीर जैसे जैसे उसकी बातें सुनता रहा वैसे वैसे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी सीरियस और कड़क हो रहे थे। अगले ही पल एनवायरमेंट में जोर से गोली चलने की आवाज आई। उस आदमी को घसीट कर कबीर के आदमी वहां से ले गए। कबीर गौतम से बोला, तुम्हें पता है ना आगे क्या करना है? गौतम ने तिरछा सा मुस्कुराकर जवाब दिया, जी, चिंता मत कीजिए। कबीर मुस्कुराकर गौतम के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रख के बोला, तुम्हारे होते हुए मुझे चिंता करने की जरूरत भी नहीं, पर मैं खुद चलूंगा, तुम अकेले नहीं जाओगे। गौतम ने कहा, ठीक है। तकरीबन एक हफ्ता गुजर गया था। पर्ल नीचे सोफे पर बैठी हुई थी, तकिया उसकी गोद में था। उसने बेचारा समूह बनाया हुआ था और खामोशी से वह चुपचाप बैठी हुई थी। वह सोच रही थी कि आखिर वह ऐसा क्या करे कि यहाँ से भाग सके। उसे यहाँ से किसी भी कीमत पर निकलना था। जिमी और टाइगर रखवाली पर गेट के बाहर ही खड़े हुए थे। अगर उसने गलती से भी बाहर कदम रखा तो पता नहीं वह क्या करेंगे उसके साथ। एक हफ्ते में कभी कभी ही दर्श घर पर आता था, वह भी रात के वक्त, और आकर वह बस इतना करता था कि पर्ल को बाहों में लेकर सो जाता था। यह बात भी शुक्र है कि आज तक उसने पर्ल के साथ फिजिकल होने की कोशिश नहीं की। हालांकि पर्ल को यह चीज बिल्कुल समझ में नहीं आई। जब दर्श उसे खरीद कर लेकर आया था तो उसके साथ फिजिकल क्यों नहीं हो रहा, लेकिन कम से कम पर्ल को इस बात का सुकून था कि अब तक उसके साथ ऐसी वैसी कोई भी हरकत नहीं की गई। लेकिन वह आदमी काफी खतरनाक लगता है। उसके एक्सप्रेशंस हमेशा कोल्ड रहते हैं, एकदम इमोशनल लेस चेहरा। चेहरे को देखकर पता ही नहीं लगाया जा सकता कि इस आदमी के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। वह कब गुस्सा होता है, कब नॉर्मल होता है, कुछ भी पता नहीं किया जा सकता। बेचैन होकर वह खड़ी हो जाती है, यहाँ वहां थोड़े चक्कर काटने लगती है, अपने नाखूनों को चबाने लगती है। तभी अचानक उसकी आंखें चमक जाती हैं, जैसे कुछ आइडिया आता है उसे। हाथ में बिस्किट का पैकेट लेकर वह दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही दरवाजे पर बैठे हुए जिमी और टाइगर के कान खड़े हो जाते हैं। उसे देखकर वह तुरंत अपने पैरों पर खड़े हो गए थे। एक पल के लिए तो पर्ल के दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं कि कहीं यह उसे काट कर खा ना जाए। फिर हिम्मत कर जुटाते हुए वह उन्हें कुछ बिस्किट के पैकेट दिखाती है, जैसे कि वह बता रही हो कि वह उनके लिए खाना लेकर आई है। जिमी और टाइगर तुरंत अपनी पूंछ हिलाने लगते हैं। यह देखकर सीक्रेटली पर्ल की आंखों में चमक आ जाती है कि वह उन्हें बहला सकती है। धीरे धीरे वह बिस्किट का पैकेट खोलकर एक एक बिस्किट को जमीन पर डालती हुई एक डायरेक्शन में जाने लगती है। जिमी और टाइगर दोनों बिस्किट खाते हुए एक साथ साथ चलने लगते हैं। उसके बाद वह अपने कमरे में पहुंच जाती है और बिस्किट को बिस्तर पर डाल देती है। दोनों बिस्तर पर चढ़कर बिस्किट खाने लगते हैं। धीरे धीरे अपने दबे कदमों से वह तुरंत कमरे से बाहर जाकर कमरे को बाहर से बंद कर देती है और जिमी और टाइगर वहीं पर लॉक हो जाते हैं। अपने प्लान में कामयाब होता हुआ देख खुद पर वह प्राउड फील करती है और खुश होकर जोर जोर से उछलने लगती है। कर दिखाया मैंने मैंने कर दिखाया, यस आई एम विनर। अब मैं यहाँ से भाग सकती हूँ, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। यह बोलकर वह फटाफट सीढ़ियों से होती हुई हॉल में आती है।
उसके बाद बंगले का दरवाजा खोलकर एक गहरी सांस लेती है। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे कोई कैद पंछी आज फाइनली आजाद हो रहा है। रास्ता उसके बिल्कुल सामने था। पूरे बंगले में सिवाय उसके और इन दोनों कुत्तों के अलावा कोई भी नहीं था। वह फटाफट दरवाजे की तरफ भागती है। दरवाजे के पास जाकर वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन हैरान हो जाती है क्योंकि वह जैसे ही दरवाजे को टच करती है उसे हल्का सा बिजली का झटका महसूस होता है और वह तुरंत ही 2 कदम पीछे हो जाती है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और दिल की धड़कनें तेज। लोहे का दरवाजा था, ऊपर से इसमें करंट। उसके तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। वह तुरंत यहाँ वहाँ देखती है कि वह कहाँ से भाग सकती है। उसने तो पैरों में चप्पल भी नहीं पहन रखी थी। वह तो नंगे पैर भागकर आई थी। दीवार के पास जाकर वह बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके अपना हाथ आगे बढ़ाकर दीवार को टच करती है अपनी उंगली के साथ, और जब उसे महसूस होता है कि दीवार में कोई भी करंट नहीं है, जब उसे फील हुआ तो उसे थोड़ी राहत की सांस आती है। दीवार थोड़ी ऊंची थी, उस पर चढ़ने के लिए उसे काफी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार इस दीवार से चढ़कर दूसरी तरफ वह कूद गई और उसके बाद वह आजाद हो जाएगी। कांच के टुकड़े दीवार के ऊपरी सतह पर लगे हुए थे, साथ में कुछ लोहे के तार जो काफी कटीले नुकीले थे। पर्ल हिम्मत करके किसी न किसी तरह से दीवार तक चढ़ने का रास्ता ढूंढ निकालती है। बहुत मेहनत करके वह फाइनली दीवार के ऊपर चढ़ जाती है। यह देखकर उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता कि वह दीवार पर चढ़ चुकी है। दूसरी तरफ एक सड़क थी जो जंगल से होती हुई जा रही थी, शायद शहर की तरफ। वैसे तो उसे यह भी नहीं पता था कि वह इस वक्त कहाँ पर है, लेकिन उसे यहाँ से तो निकलना ही होगा। संभल कर बहुत धीरे से कांच के टुकड़ों और कटीले लोहे के तारों से बचते हुए वह दूसरी तरफ कदम रखती है और फिर दीवार को पकड़कर दूसरी तरफ से नीचे उतरने की कोशिश करती है, लेकिन दीवार बहुत ऊंची थी तो उसे उतरने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर अचानक से उसका पैर जरा सा दीवार से फिसल जाता है। एकदम से उसका हाथ छूट जाता है और उसकी आंखें फट जाती हैं और वह जोर से चिल्लाती है। उसके हाथ पैरों से दीवार बिल्कुल छूट गई थी। उसकी आंखें फटी हुई थी। अगले ही पल उसने अपनी आंखों को कस के बंद कर लिया, क्योंकि वह आराम से जमीन पर गिरने वाली थी। लेकिन वह जमीन पर गिर पाती इससे पहले ही दो मजबूत बाहों में उसे हवा में ही एकदम से पकड़ लिया। ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही थी। शुभी एक इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन दे रही थी। अगस्त बीच वाली सीट पर बैठा हुआ था। बाकी सब लोग अगल बगल बैठे हुए प्रेजेंटेशन पर फोकस कर रहे थे। स्लाइड्स लगातार दिखाई जा रही थी और शुभी कुछ एक्सप्लेन कर रही थी। मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग चले जाते हैं। अब मीटिंग रूम में शुभी और अगस्त ही बाकी थे। एक दूसरे की प्रेजेंस में दोनों काफी ऑकवर्ड फील कर रहे थे। शुभी ने अपना सामान कलेक्ट कर रही थी, तभी अचानक अगस्त को खांसी शुरू हो जाती है। शुभी अचानक उसे खांसता हुआ देखती है तो कदम उसकी तरफ बढ़ाने वाली होती है, लेकिन किसी वजह से वो वहीं पर रुक जाती है। इग्नोर करने की कोशिश करती है, नजरें इधर-उधर फेर लेती है, अपने काम में लगे रहने का प्रिटेंड करती है। अगस्त को अजीब सा महसूस हो रहा था। वह अपने सीने पर हाथ रख के उसे जरा-जरा मसलने लगता है। उसे लगातार खांसी आ रही थी। अब शुभी से रुका नहीं गया। उसने पानी का गिलास को जरा आगे की तरफ सरका दिया, लेकिन नजरें नहीं मिलाई। अगस्त पानी का गिलास उठाने लगता है, लेकिन उसे खांसी इतनी जोर से आ रही थी कि उसका हाथ लगने से पानी का ग्लास टेबल पर ही बिखर जाता है। शुभी तुरंत फाइलों को साइड में रखकर भागकर अगस्त की तरफ जाती है। वह तुरंत पानी का एक दूसरा ग्लास उसकी तरफ ऑफर करती है और उसकी पीठ को मसलने लगती है। अगस्त पानी का ग्लास उठाकर पीता है। तभी शुभी जब उसे टच करती है तो वह हैरान हो जाती है। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुमने बताया क्यों नहीं? अगस्त कुर्सी से खड़ा होकर बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कल से हल्का बुखार है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। शुभी की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई। उसने कहा, तुम्हें कल से बुखार है? तुमने कोई दवाई नहीं ली? अगस्त ने अपनी फाइलें उठाते हुए कहा, वक्त नहीं मिला, मिलेगा तो ले लूंगा। इस बात ने शुभी को और भी ज्यादा हैरान कर दिया। अगस्त पलटकर जाने लगता है कि शुभी एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है और फिर वहीं पर रुक जाता है।
वह पलटकर शुभी की तरफ देखता है। शुभी के एक्सप्रेशन हल्के से ठंडे हो गए थे। उसने कहा, कल से तुम्हें बुखार है? तुम्हें दवाई लेने का भी होश नहीं है? तुम क्या कर रहे हो ये, और क्या करना चाहते हो? हाँ? अगस्त ने कहा, मैं कुछ नहीं करना चाहता। तुम्हें मेरे लिए इतनी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं ले लूंगा दवाई जब मुझे वक्त मिलेगा। वह फिर से जाने के लिए पलटा, पर शुभी ने खींचकर उसे एकदम से कुर्सी पर बिठा दिया। अगस्त हैरान हो गया। शुभी ने तुरंत कॉल उठाया और दूसरी तरफ से कहा, फीवर के लिए दवाई भेजो। थोड़ी ही देर में दवाई ऑफिस में आ जाती है। शुभी दवाइयां हाथ में निकालकर पानी का गिलास लेकर अगस्त के सामने खड़ी होकर बोली, ये लो दवाइयां खाओ। तभी अचानक उसे कुछ रियलाइज हुआ। उसने अपने हाथ पीछे की ओर किया और पूछा, तुमने खाना खाया है? क्योंकि पता नहीं, शुभी को ऐसा लग रहा था कि अगस्त ने खाना भी नहीं खाया। अगस्त चुप हो गया। उसने बस ना में अपना सर हिला दिया। शुभी की आंखें और मुंह खुला का खुला रह गया। आर यू सीरियस अगस्त? तुम क्या कोई छोटे बच्चे हो? ये क्या हरकत है? क्या कर रहे हो तुम? अगस्त शुभी की तरफ देखकर बोला, मैंने क्या किया? शुभी इरिटेट हो रही थी, पर उसने अपनी इरिटेशन को कंट्रोल किया। अगस्त से ज्यादा बहस ना करते हुए वह अपने लंच में से खाना निकालती है और फिर अगस्त को खिलाने के लिए उसके पास बैठ जाती है। खाने की प्लेट को उसके आगे करते हुए उसने कहा, फटाफट से खाना फिनिश करो। अगस्त ने खाने की प्लेट को पीछे सरकाते हुए कहा, मुझे भूख नहीं है। शुभी ने कहा, मैंने कहा खाना खाओ। अगस्त ने कहा, मैंने कहा ना भूख नहीं है मुझे। नहीं खाना मुझे। अगस्त हट कर रहा था, जिस वजह से शुभी का दिमाग और भी ज्यादा खराब होने लगा था। उसने खुद हाथ से एक निवाला तोड़ा और अगस्त के मुंह की तरफ बढ़ाया। अगस्त ने जब यह देखा तो वो हैरान रह गया। उसने अपना मुंह नहीं खोला और मुंह को दूसरी तरफ फेर लिया। सुबी ने उसका मुंह पकड़कर अपनी तरफ किया और कहा, मुंह खोलो अगस्त, बच्चों की तरह जिद मत करो। अगस्त ने भी शुभी की आंखों में देखते हुए बोला, क्यों? तुम क्यों पड़ी हो मेरे पीछे? क्यों खिलाना है तुम्हें मुझे खाना? क्यों देनी है मुझे दवाई? क्या फर्क पड़ता है तुम्हें मुझसे? अगस्त की बात सुनकर एक पल के लिए शुभी जैसे चुप सी हो गई। इस बात का जवाब फिलहाल उसके पास भी नहीं था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उसने गहरी सांस ली और कोल्ड आवाज में कहा, मुंह खोलो अपना और खाओ इसे चुपचाप। अगस्त ने फिर से मुंह दूसरी तरफ कर लिया। शुभी को इतना गुस्सा आया कि उसने अगस्त के मुंह पर खींचकर थप्पड़ मारा। अगस्त ने अपने गाल पर हाथ रखकर फटी आंखों से शुभी की तरफ देखा। व्हाट द हेल? क्या इस लड़की ने अभी अभी उसे थप्पड़ मारा? डिड यू जस्ट स्लैप मी? अगस्त शॉक था। शुभी ने कहा, खाना खाओ। अगस्त ने कोल्ड आवाज में कहा, हाउ डेयर यू? उसने इतना ही कहा था कि शुभी ने एक और गरम गरम तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। आगत स्पीचलेस हो गया। शुभी ने कमांडिंग टोन में कहा, मुंह खोलो अपना। उसने इतना जोर से बोला कि अगस्त ऊपर से नीचे तक थरथरा गया और चुपचाप अपना मुंह खोल लिया। शुभी उसके मुंह में निवाला रखती है। अगस्त खाने लगता है, पर उसका हाथ अब भी उसके गालों पर था। उसकी आंखें अब भी फटी हुई और शुभी की तरफ हैरानी से देख रही थी, जबकि शुभी उसे खाना खिला रही थी। खाना खिलाने के बाद शुभी ने चुपचाप उसे दवाई दी और फिर अपना सामान लेकर वहां से चली गई। अगस्त हैरानी में बस वहीं बैठा रहा। जाती हुई शुभी को देखकर उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। अपने गाल पर से फिर से उसने अपने हाथ रखा और ना जाने क्यों होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उस थप्पड़ में कितना हक, कितना अधिकार था। पर्ल ने अपनी आंखों को कस के बंद किया हुआ था। वो जितनी ज्यादा डर गई थी कि वो कांपने लगी थी। उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़क रहा था और हाथों को देखकर साफ साफ उसके रोंगटे खड़े हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे ही कुछ सेकंड गुजरे और पर्ल को महसूस हुआ कि वह जमीन पर नहीं गिरी, तो हिम्मत करके उसने धीरे धीरे अपनी गहरी सी पलकों को खोला और उसके खूबसूरत आंखों की पुतलियां किसी को देखकर एकदम से सिकुड़ गई, घबराहट के मारे, जिसने उसे अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। डार्क आंखें, चेहरे पर कोल्ड एक्सप्रेशन, बिना कोई हाव भाव के एक लंबा चौड़ा बेहद हैंडसम आदमी, यानी कि दर्श कपूर, पर्ल को अपनी बाहों में लिए खड़ा हुआ था और उसके चेहरे को एकटक बस देख रहा था। अगेन उसके एक्सप्रेशन देखकर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लग रहा था कि वह इस वक्त नॉर्मल फील कर रहा है या गुस्से में है।
या बहुत ज्यादा गुस्से में है। उसे देखते ही पर्ल की आंखें फट गई। दिल इतना जोर से उछलने लगा कि मानो सीने से बाहर निकलकर जंगल की तरफ भाग जाएगा। पर्ल को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अब उसकी बैंड बजने वाली है। वह बुरी तरह से फंस गई थी। यहाँ से भाग भी नहीं सकती थी। ऊपर से इन आदमियों ने भी उसे देख लिया था। ओ गॉड, अब क्या होगा पर्ल का। पर्ल अपना सलाइवा गटक लिया। ज्यादा कुछ फेस रिएक्शन ना देते हुए दर्श कपूर उसे बंगले के अंदर ले गया। वह कुछ बोला नहीं। उसकी चुप्पी और भी ज्यादा भयानक और खतरनाक लग रही थी। पर्ल को एटलीस्ट उसे कम से कम गुस्सा करना चाहिए था, ऐसा लग रहा था, लेकिन यहाँ तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। कहीं वह उसे जान से मारने वाला तो नहीं, या फिर कहीं उसके साथ बड़ी बेदर्दी से फिजिकल तो नहीं होगा, कहीं उसके साथ गलत हरकत तो नहीं करेगा उसे पनिशमेंट देने के लिए। पर्ल का दिल डर के मारे कांप रहा था। उसका शरीर भी कांपने लगा था। बंगले के अंदर लाने के बाद दर्श उसे आराम से सोफे पर बिठा देता है। उसे बहुत घबराहट हो रही थी कि कहीं उसके ऊपर कोई कहर तो नहीं टूटने वाला। इस आदमी का चेहरा देखकर कुछ भी बोला नहीं जा सकता। बोलना बिल्कुल नामुमकिन था। दर्श कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। चुपचाप वह फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया और उस टेबल पर रखकर अपने घुटनों के बल नीचे बैठ गया। पर्ल के पैर में कांच चुभने की वजह से खून निकल रहा था। बहुत ज्यादा तो नहीं था, बस हल्की खरोच थी। दर्श ने झुककर पर्ल के पैरों को अपने हाथों में लिया और उसे ऊपर किया। उसने जैसे ही उसके पैर को टच किया था ऊपर टेबल पर रखने के लिए, पर्ल का दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। उसे दर्द से बहुत डर लग रहा था, पर वह हैरान थी यह देखकर कि वह उसके जख्म को रुई और लिक्विड से साफ कर रहा है। उसके बाद वह दवाई निकालकर उसके जख्म पर लगाने लगा। वाकई में पर्ल की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। दवाई लगाते लगाते दर्श की नजर पर्ल के चेहरे पर पड़ी, जो थोड़ी घबराई हुई थी। उसे देखकर जब वह उससे नजर मिलाती है तो वह और भी ज्यादा घबराकर नजरों को दूसरी तरफ कर लेती है। वह ऐसे चुपचाप किसी मासूम बच्चे की तरह बैठी हुई थी, जो गलती करने के बाद पेरेंट्स के डांट खाने के डर से बहुत मासूम चेहरा बनाया हुआ था। उसके बाद दर्श उसके पैरों पर पट्टी करते हुए बोला, अगली बार भागने की कोशिश करो तो थोड़ा संभल कर, नंगे पैर मत भागना, एटलीस्ट पैरों में चप्पल तो होनी चाहिए। दर्श और पर्ल ने एक दूसरे की तरफ देखा। पर्ल काफी ऑकवर्ड और शर्मिंदगी भरी आंखों से उसे देख रही थी, थोड़ी डरी हुई भी। पैर पर पट्टी करने के बाद दर्श ने फर्स्ट एड बॉक्स को वापस रखा और फिर आकर सोफे पर बैठ गया। उसने पर्ल की तरफ देखा जो सर झुकाकर बैठी हुई थी और हाथों की उंगलियों को आपस में मसल रही थी, काफी नर्वस हो रही थी। दर्श ने पर्ल से कहा, जिमी और टाइगर को बंद करने के बाद तुमने क्या सोचा कि तुम यहाँ से इतनी आसानी से भाग जाओगी? दर्श की बात सुनकर पर्ल और भी ज्यादा भगरा घबरा गई। उसका दिल और भी जोर जोर से धड़कने लगा। अपने सर को झुकाकर बैठी रही। उसके हाथ में हल्की सी कंपन थी। उसने धीमी सी आवाज में कहा, आई एम सॉरी। दर्श ने जवाब दिया, यू शुड बी, पर तुमने जो किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। घबराकर पर्ल ने दर्श की तरफ देखा। दर्श धीरे से आगे आया और फिर पर्ल से कहा, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें यहाँ पर किसी चीज की कमी है? पर्ल थोड़ा पीछे हटते हुए ना में सर हिला देती। दर्श कहता है, क्या यह घर तुम्हारे लिए छोटा पड़ रहा है? वह फिर से ना में सर हिला देती है। दर्श फिर से पूछता है, क्या तुम्हें खाने पीने या कपड़ों की किसी भी चीज की यहाँ कोई कमी है? वह फिर से अपने सर को ना में हिला देती है। इस बार दर्श एकदम से उसके करीब आया। पर्ल की धड़कनें तेज हो गई। दर्श ने उसके दोनों तरफ हाथ रखे और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या मैंने आज तक तुम्हें कोई तकलीफ दी? घबराते हुए पर्ल ने ना में सर हिला दिया। दर्श ने कहा, तो फिर तुम यहाँ से भागना क्यों चाहती हो? पर्ल सोफे से बिल्कुल लगकर खड़ी थी और दर्श बिल्कुल उसके ऊपर था। वो जिस तरह से उसे देख रहा था, पर्ल का गला सूख रहा था। हिम्मत करके उसने कहा, सॉरी, लेकिन दर्श के हाव भाव में ज्यादा कोई बदलाव नहीं आया। उसने पर्ल से कहा, सॉरी से काम नहीं चलेगा। अब तुमने गलती की है तो तुम्हें सजा मिलेगी ही, ताकि तुम दोबारा कुछ ऐसा ना करो। पर्ल कुछ समझ पाती उससे पहले ही दर्श सोफे से खड़ा हुआ। पर्ल का हाथ पकड़ के उसने सोफे से उठाया और उसे अपनी बाहों में ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया। वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। दर्श उसे सीढ़ियों से होता हुआ सीधा टेरिस के ऊपर ले गया। उसकी एक्सप्रेशन बहुत ठंडे थे। टेरिस पर
ले जाने के बाद पर्ल को दर्श ने खड़ा कर दिया और कहा, जब तक मैं यहाँ खुद तुम्हें लेने ना आऊं, अगर तुम अपनी जगह से 1 इंच भी हिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई एम क्लियर? घबराते हुए पर्ल ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया। बाहर धूप नहीं थी, मौसम थोड़ा ठंडा था, तो पर्ल आराम से खड़ी थी। दर्श को एक इम्पोर्टेंट कॉल आया। कॉल रिसीव करने से पहले उसने पर्ल से कहा, भूलना मत, इस घर के हर कोने में कैमरे लगे हैं, इसलिए आगे कुछ भी ऐसा वैसा करने से पहले जरूर सोच लेना कि उसकी पनिशमेंट तुम्हें कितनी खतरनाक मिल सकती है। उसके बाद दर्श वहां से चला गया। पर्ल की मोटी मोटी आंखें आंसुओं से भर गई। पता नहीं वो कहाँ फंस गई। ये कैसी कैद है? ये कैसा आदमी है? आखिर वो कैसा कैसे निकलेगी यहाँ से? शिवा बस्ती की सड़क से होते हुए अंदर की तरफ जा रही थी, तभी अचानक उसके पैरों में एक हॉकी आकर गिरी थी। शिवा के कदम रुक गए और हॉकी को देखकर उसके चेहरे पर इरिटेशन आ गई। कहाँ जा रही हो मेरी जान? शिवा पलटकर देखती है। हमेशा की तरह शिवा के चेहरे के हाव भाव काफी गंभीर थे। मुस्कुराना वगैरह उसे ज्यादा नहीं आता था, हमेशा ऐसे ही कोल्ड रहती थी। उसने देखा कि पीछे एक लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था। उसके पीछे कुछ चमचे भी खड़े थे जो हमेशा उसके साथ रहते थे। सामने खड़े इस आदमी की हाइट 6 फुट से ज्यादा थी। शरीर किसी रेसलर की तरह लंबा चौड़ा मजबूत था, जैसे कोई अखाड़े का पहलवान। आंखें काफी गहरी और डार्क थी। चेहरे का रंग सांवला और एक्सप्रेशन किसी गुंडे की तरह खतरनाक भी थे और थोड़े नटखट से भी। मुस्कुरा कर वो चलता हुआ आगे आता है। उसका नाम रघु था। वह इस वह इस बस्ती का जाना माना गुंडा था। रघु शिवा के आगे खड़ा उसे ऊपर से नीचे तक देखकर एक घटिया सी मुस्कान के साथ अपनी दाढ़ी को खुजाता है और कहता है, क्या बात है, एकदम झकास। तू लड़कियों वाला पहनावा ट्राई क्यों नहीं करती? तेरे फिगर पर मस्त लगेगा। शिवा रघु की बात सुनकर अपने आईब्रोज उठा लेती है और फिर कहती है, क्यों? मेरे को पहनावे को देखकर तेरे को अपनी मर्दानगी पर खतरा महसूस हो रहा है क्या? शिवा की बात सुनकर रघु की आंख उसकी आंखों में देखता है और फिर हल्की सी हंसी हंस देता है। शिवा उसे कभी सीरियस नहीं लेती, हल्के में ही लेती है, पर यह हमेशा उसकी नाक में दम रखता है। रघु शिवा से बोला, मर्दों वाले कपड़े और तेवर तो मर्दों पर ही अच्छे लगते हैं, लड़कियां तो डरी सहमी सी नाजुक सी कपकपाती हुई ही प्यारी लगती हैं, बिल्कुल फूल की तरह, हल्की, खूबसूरत और जिसे जब चाहो अपने हाथों से मसल दिया जाए। शिवा हाथों को छाती पर क्रॉस करके बोली, तूने कैक्टस का नाम सुना है ना, वो कांटे वाला पौधा? शिवा, वो है बे। उसे कुचलना और मसलना बहुत दूर की बात है। उसे छूने से भी लोग डरते हैं कि कहीं उनका हाथ ना काट दे। रघु अमेजमेंट के साथ बोला, हाय, तेरी ऐसी कड़क अदाओं पर ही तो मैं मर गया हूँ। लड़की अपन को तेरे से शादी बनाने का है, तू मान काहे को नहीं जाती? शिवा अपने हाथों को थोड़ा स्ट्रेच करते हुए बोली, अरे नहीं, अपन का एक ही सपना है कि अपन को एक असली मर्द से शादी करने का है। तू अभी उस लेवल पर पहुंचा नहीं है, थोड़ा और कोशिश कर, फिर बात कर। शिवा जाने लगी। रघु के एक्सप्रेशन कड़क हो गए। उसने उसकी कलाई को एकदम से पकड़ लिया और कहा, तेरे को मैं मर्द नहीं लगता क्या? शिवा पलटकर रघु की तरफ देखती है। रघु शिवा से बोला, एक झापड़ में एक आदमी के शरीर से प्राण खींच लेता हूं मैं, और तेरे को मैं मर्द नहीं लगता? शिवा तिरछा सा मुस्कुराकर अपने हाथ को एक झटके के साथ रघु की पकड़ से आजाद करते हुए बोली, एक झापड़ में लोगों की जान निकाल लेने वाले ही मर्द नहीं होते। तेरी मर्द की डेफिनेशन बहुत गलत है। फिर वह धीरे से उसके करीब आए और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, जिस दिन तू औरतों को फूल समझकर उसे कुचलने की बजाय माथे पर लगाना सीख जाएगा ना, उस दिन मैं मान लेगी कि तू मर्द है। सिवा की बात सुनकर रघु हंस देता और कहता है, माथे पर? औरत और पैरों की जूती को कभी माथे पर नहीं बिठाना चाहिए, उसकी जगह पैरों में ही होती है। औरत बनी ही है मर्द को खुश करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए। शिवा ने थोड़ी कड़क आवाज में जवाब दिया, तभी तो बोला मैंने कि तेरी मर्द होने की डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। जब तू असली मर्द बन जाएगा ना, तब मैं तेरे से पूछने आऊंगी, फिर मैं तेरे को तसल्ली से मना करेगी। पीछे खड़े आदमी एकदम हल्का सा हंस दिया। रघु ने गुस्से में अपने आदमियों की तरफ देखा तो वह लोग चुपचाप अपना मुंह दबाकर खड़े हो गए। शिवा जाने लगी। रघु चिल्लाकर बोला, तेरे को अपनी मर्दानगी बहुत अच्छे से दिखाऊंगा मैं। बिस्तर तो तू ही मेरा गर्म करेगी, चाहे कितने भी हाथ पैर मार ले। एक बार
मेरी हो गई तो तेरे को मैं रोज दिखाऊंगा कि असली मर्द क्या होता है। उसकी बातों पर ज्यादा गौर न करते हुए शिवा आगे बढ़ती रही। अपने हाथ को ऊपर करके उसने पीछे रघु की तरफ मिडिल फिंगर दिखाई, लेकिन पलट कर नहीं देखा। वो वहां से चली गई, पर उसकी हरकत से रघु का खून खौलने लगा। ओझल फटाक से अपने हाथ में पड़े हुए न्यूज़पेपर में नजर मारते हुए सड़क पर चल रही थी। जल्दी से जल्द कोई नौकरी ढूंढनी होगी। नौकरी का तो कुछ मिलता नहीं, लेकिन वह अपना हॉरोस्कोप पढ़ने लगती है। वह अपने एब्रोस ऊपर उठाकर बोली, क्या बात है, लिखा है कि आज मैं किसी खास से मिलने वाली हूँ। मेरी जिंदगी में कौन खास हो सकता है? क्या कुछ भी बकवास। न्यूज़पेपर को वह बंद करके आगे बढ़ती ही है कि तभी अचानक एकदम से एक बड़ी सी गाड़ी उसके बिल्कुल करीब आकर रुक जाती है। ओझल तुरंत पीछे होने की कोशिश में धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। उसका ध्यान न्यूज़पेपर में था और वो रोड क्रॉस कर रही थी, तो गलती तो उसी की ही थी। वह जमीन पर गिरी तो उसके हाथ की हथेली में जरा सी चोट लग गई। गाड़ी का दरवाजा खुला और आगस्त गाड़ी से तुरंत बाहर निकल कर आया। आर यू ऑलराइट? टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।